आज हम आपको एक ऐसी नामी ग्रामी बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक्स में से एक है। कैसे इस बैंक ने छोटी सी शुरुआत से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, इस बैंक की स्थापना कब हुई, इसमें किन लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा और आज इस कंपनी को कौन संभाल रहा है। इस बैंक ने ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई कि आज इसने बड़ी बड़ी बैंक्स को पीछे छोड़ दिया। इसकी सालाना इनकम क्या है, अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं इस बैंक की फर्श से अर्श तक की कहानी। हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में आज देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनकर सामने आई। 2023 के मुताबिक 1,73,222 कर्मचारियों के साथ ये कंपनी भारत की 15वीं सबसे बड़ी एम्प्लॉयर भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2000 से अब तक HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस 8000% तक बढ़ गया है। ये रिटर्न दुनिया की जानी मानी कंपनियों जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट और रिलायंस से भी कई गुना ज्यादा है। HDFC बैंक की बढ़ती शोहरत और कामयाबी की वजह से ये बैंक हर साल लगभग 410 करोड़ डॉलर के करीब इनकम करती है। कुल मिलाकर आज पैसों से लेकर लोगों का भरोसा कायम रखने तक ये बैंक सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक बड़ी कामयाबी के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। ऐसा ही कुछ इस HDFC बैंक के साथ भी रहा। आज करोड़ों में खेलने वाली ये बैंक अपने अतीत में पैसे तो क्या, लोगों का विश्वास तक नहीं जीत सकी थी। तो कैसे इसने ये मुश्किल भरा सफर तय किया, जानते हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी पर गौर करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बटन पर क्लिक कर दीजिए और हाँ, पेज से जुड़ने के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इसे फॉलो जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1994 से, जब इस बैंक की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। जिस वक्त ये बैंक लोगों के सामने आई तो उससे 2 साल पहले ही हर्षद मेहता से रिलेटेड स्कैम होकर चुका था। अगर आपको इस स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह के बारे में नहीं मालूम तो आपको बता दे कि हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ का घोटाला किया था, जिसका खुलासा साल 1992 में हुआ। यही वजह थी कि जब साल 1994 में HDFC बैंक ओपन हुई तो लोग इसमें अपने पैसे जमा करने और पैसे का लेन देन करने से घबरा रहे थे और कोई भी आज की इस ट्रस्टेबल बैंक पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अब भाई, ट्रस्ट ना कर पाने की वजह से इस बैंक के पास डिपोजिटर्स की हड़ताल पड़ी थी। डिपोजिटर की कमी यानी लोन देने वालों के लिए कोई सहारा न होना। इस समस्या को देखते हुए इस बैंक ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें इन्होंने मार्केट में और उनके काम में कमियां निकालना शुरू कर दी। और इनमें सबसे पहली जो कमी निकलकर सामने आई वो थी कोऑपरेटिव बैंक के ट्रांजैक्शन। आपको बता दें कि 90 के उस दौर में बैंक को सिर्फ इतना ही अधिकार होता था कि वो अपने राज्य तक ही सीमित रहते थे। चलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। जैसे अगर आपकी किसी दूसरे राज्य के व्यापारी के साथ कोई डील फिक्स हो जाती है और कैश के बजाय चेक मिलता है और दोनों का ही लेन देन चेक से है, तो ऐसे में आप अपना चेक अपने राज्य के बैंक में जमा कराएंगे और वहीं दूसरा व्यापारी अपने राज्य के बैंक में चेक को डिपॉजिट करेगा। जिसने चेक दिया था वो बैंक उस राज्य की बैंक के साथ कांटेक्ट कर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगी। अब जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इन सब की एक प्रोसेसिंग फीस काट कर उस व्यापारी के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। देखा ना आपने कि चेक से पैसे मिलने में कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, यानी पेमेंट होने के बाद भी कई दिनों तक पैसों के लिए इंतजार करना पड़ता था और आखिर में जब प्रोसेस कंप्लीट होता तो उसमें से भी फीस काट कर हाथ में पैसे थमा दिए जाते थे। इसी को देखते हुए व्यापारी चेक से लेन देन ही नहीं करते थे और ऐसे में बैंक का भी कोई रोल नहीं रहता था। बस इसी को देखते हुए HDFC बैंक ने अपना दिमाग चलाया और 1998 में ये अनाउंस किया कि कोई भी व्यापारी अगर HDFC बैंक की किसी भी ब्रांच में चेक डिपॉजिट करता है तो उसे बहुत ही कम दिन में पैसे मिलेंगे। बस फिर क्या, ये अनाउंसमेंट लोगों के लिए और HDFC बैंक के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोगों ने अपने चेक जमा कराने की शुरुआत कर दी। साथ ही इस बैंक ने दूसरी बैंकों से भी पैसे जमा करने के लिए कहा ताकि वो उनके चेक्स पर भुगतान कर सके और इसके लिए HDFC बैंक को ब्याज भी नहीं देनी थी। इससे HDFC बैंक को 2 सबसे बड़े फायदे हुए। पहला ये कि बैंक के डिपॉजिटर बढ़ने लगे और दूसरा, कई बैंकों के पैसे इसी बैंक में जमा होने की वजह से अब HDFC बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए जिनसे वो लोगों को लोन दे सकती थी। इस तरह इस बैंक का पहला प्लान तो बहुत ही अच्छे से कामयाब रहा। ये देखते हुए फिर दोबारा इस बैंक ने मार्केट में दूसरी खामियां ढूंढनी शुरू कर दी और शुरुआत हुई माइक्रो बैंकर की, जिसके जरिए ऑनलाइन पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना काफी आसान होता था। लेकिन उस समय इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पैसे का हेर फेर करना काफी नया था, इसीलिए कोई भी इसे शुरुआती दिनों में इस्तेमाल करने से घबराता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर माइक्रो बैंकर की शुरुआत क्यों की गई? इसके पीछे भी एक वजह थी और वो थी शेयर मार्केट।
जी हाँ, अगर आप शेयर मार्केट के बिजनेस को नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस शेयर मार्केट में लोग अपने पैसे खर्च करके शेयर्स खरीदते हैं और फिर जब इन शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इन्हें बढ़ती कीमत में बेच देते हैं, जिससे इन्हें काफी मुनाफा होता है। लेकिन आज की शेयर मार्केट के मुकाबले में पहले की शेयर मार्केट के रूल्स काफी अलग होते थे। उसमें अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रोकर को चेक देना होता था और ये चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। उसके बाद ये ब्रोकर इस चेक को एक स्टॉक एक्सचेंजर को देता था, जिसे नेशनल चेक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फिर से 2-3 दिन का समय लगता और इस तरह यहाँ से पैसा स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक बेचने वाले आदमी के ब्रोकर के पास जाता और इस समय में भी इसे कुछ वक्त लगता। और जब ये ब्रोकर उस आदमी को पैसा देता था जिसे ये स्टॉक बेचना है, तब जाकर इतने लंबे प्रोसेस के बाद ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती। शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने के लिए उस समय में 2 हफ्तों का लंबा वक्त आसानी से लग जाता था। इसीलिए बहुत से ब्रोकर तो कभी कभी चेक के क्लियर हुए ही अपनी बैंक से डायरेक्ट दूसरी बैंक में ट्रांजैक्शन कर देते थे, लेकिन इसमें भी इन्हें 5 से 10 दिन का समय लग जाता था। लेकिन ये प्रोसेस तभी हो सकता था जब ब्रोकर के पास देने के लिए पैसा हो। अब सोचिए, अगर किसी ब्रोकर के पास 10 क्लाइंट है और उसे 10 क्लाइंट को एक ही समय पर पैसा देना है, तो उसके लिए इन सभी को देने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए ना। बस इन्हीं सबको देखते हुए सिस्टम में काफी कमियां थी, जिसका फायदा और समाधान लेकर आया HDFC बैंक और तभी माइक्रो बैंकर की शुरुआत हुई। लेकिन उस समय पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पर भरोसा करना काफी मुश्किल था, लेकिन HDFC बैंक को अपने पैर जमाने थे, इसीलिए इसने ये इतना बड़ा रिस्क मोल लिया। पहले जो ट्रांजैक्शन 5 से 10 दिन का समय लेता था, अब इसकी मदद से ये 3 से 4 दिन में आसानी से हो जाता था। लेकिन HDFC की इस बेहतरीन पॉलिसी को देखते हुए काफी सारे ब्रोकर्स ने इसकी तरफ रुख किया और कम समय को देखते हुए इन लोगों ने अपने कस्टमर्स को भी इस बैंक के साथ जुड़ने की सलाह दी। इस तरह साल 1998 से 2000 तक HDFC बैंक से ब्रोकर्स, कस्टमर्स वगैरह जुड़ गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय में इस बैंक में 800 से भी ज्यादा ब्रोकर्स अकाउंट खोले जा चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे मार्केट के 80% सेटलमेंट को HDFC ही कंट्रोल करता था। यानी अब मार्केट में जहां इस बैंक पर लोग शुरुआती दिनों में भरोसा करने से घबरा रहे थे, अब आधी से ज्यादा मार्केट आंख बंद करके इसके साथ जुड़ गई। और ये सब हुआ HDFC की बेहतरीन स्ट्रेटजीज और सूझबूझ की वजह से, क्योंकि इसी ने स्टॉक के लंबे समय को खत्म कर बहुत ही जल्दी एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। साथ ही ब्रोकर्स को अपने अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे रखने की भी जरूरत नहीं थी। यानी HDFC के आने से लोगों को तो फायदा हुआ ही, लेकिन HDFC को फायदे कस्टमर्स के साथ साथ बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि किसी भी नए रूल्स को लागू करना बहुत मुश्किल भरा होता है। इसके लिए HDFC ने अपने एम्प्लॉयज को हाईली ट्रेन किया और बैंकिंग सेक्टर को भी चेंज किया और आखिर में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि HDFC चाहता था। दूसरी बैंक ने ब्रोकर्स को लोन देने का फैसला किया और साथ ही ऑनलाइन ट्रांसफर की वजह से बहुत सी कंपनीज ने अपना पैसा HDFC में ही डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज ने भी HDFC में ही अकाउंट खुलवाए, जिसकी वजह से HDFC के पास लोन देने के लिए और पैसा आ गया। और आपको बता दें कि HDFC का 2012 का रेवेन्यू 34,185 करोड़ था और ये यही नहीं रुका, बल्कि साल 2021 में ये बढ़कर 1,55,885 करोड़ हो गया। इस बैंक को सफलता की सीढ़ी तक लाने का श्रेय है इस बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख और हसमुख पारेख को दिया जाता है। शायद ये ना होते तो HDFC इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। HDFC बैंक की 2023 की एनुअल इनकम रही है $6.028 बिलियन। तो ये थी HDFC बैंक की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।